everyone, welcome back to Brainipedia Skills. I am Neha, your polity teacher. And आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जुडिशरी के सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है हमारे देश में न्याय को प्रस्तुत करने की सबसे बड़ी मूर्ति होती है। न्याय की सबसे बड़ी मूर्ति सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो है पूरे इंडिया के कंटेक्स्ट में जुरिस्डिक्शन को सुनाते हैं। पूरी इंडियन टेरिटरी के रिगार्डिंग यहाँ पे हमें सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन देखने को मिलता है। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऐसे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन किस तरीके का होता है, मतलब कितने मेंबर्स आपको सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेंगे, कितने बोलना चाहिए अपॉइंटमेंट आपको जज के सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। देन हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, भारत के संविधान ने हमारे सर्वोच्च न्यायालय जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसे कौन कौन से पावर्स, कौन कौन से फंक्शंस प्रोवाइड किए हैं। देन हम उसके बाद यहाँ पे इनकी जुरिस्डिक्शंस को देखने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स जो हैं हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट को लेके वो डिस्कस करेंगे। सैलरीज एंड अलाउंसेस जो होते हैं वो किस तरीके से चार्ज किए जाते हैं, ये सारी ही बातें हम देखेंगे। देन हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे संविधान के लिए एज अ गार्जियन वर्क करता है। देन हम यहाँ पे इनकी अथॉरिटीज़ के बारे में बात करने के बाद आज की क्लास को सम अप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विथ द सुप्रीम कोर्ट्स कंपोजिशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करेंगे। अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूँ तो आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक हमें हमारे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। दीज आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन द स्ट्रक्चर, पावर एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये जितने भी आर्टिकल्स होते हैं ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं कि किस तरीके का स्ट्रक्चर्स रहने वाले हैं, किस तरीके के पावर्स, किस तरीके के फंक्शंस हमें सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे सुप्रीम कोर्ट का फाउंडेशन कब हुआ, सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी बिगिनिंग इंडिया में कब से हुई, तो जो स्टैब्लिशमेंट था वो हमें 28 जनवरी 1950 से देखने को मिलता है। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन था इसने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया था। फेडरल कोर्ट हुआ करते थे इसके पहले इंडिया में। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो फेडरल कोर्ट्स का फॉर्मेशन था ये कौन से एक्ट के द्वारा कराया गया था। ऑफ कोर्स ये जो फेडरल कोर्ट थे इंडिया में ब्रिटिश इंडिया के टाइम से हमें देखने को मिलते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ब्रिटिश इंडिया का ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा हमें इंडिया में फेडरल कोर्ट्स का एस्टैब्लिशमेंट देखने को मिला। इसके बाद हम बात करेंगे कि कंपोजिशन किस तरीके का होता है। प्रेजेंट डेट 2025 में यदि मैं कंपोजिशन की बात करूं तो हमें सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम जजेस जो हैं देखने को मिलते हैं 34, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि CJI। मतलब एक आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहने वाले हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, उनके अलावा अदर 33 आपको यहाँ पे जो जजेस हैं वो देखने को मिलेंगे। 33 + 1 का कंसेप्ट यहाँ पे देखने को अभी आपको मिलता है। टोटल मतलब कितने होंगे 34। और अगर यहाँ पे मैं बाइफोकेट करूँ इन्हें चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस में तो 1 + 33 का कंसेप्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यदि मैं बात करूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा कराया जाता है, तो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस फ्रॉम द कॉलेजियन सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा अपॉइंटमेंट है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति यहाँ पे इनका अपॉइंटमेंट किस बेसिस पे करने वाले हैं। यहाँ पे कॉलेजियन सिस्टम जो होता है बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि राष्ट्रपति को सजेस्ट करता है उन लोगों के बारे में जिनका अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तौर पे कराया जाना चाहिए। बेसिकली कॉलेजियन सिस्टम में हमें कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल देखने को मिलेंगे जिनका जो मेन वर्क होता है, मेन फंक्शन होता है वो यही होता है कि
हम यहाँ पे राष्ट्रपति को सजेस्ट करने वाले हैं कि भाई ऐसे कौन कौन से लोग हैं, ऐसे कौन कौन सी पर्सनालिटीज़ हैं जिन्हें हम सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर मैं बात करूँ हमारे सुप्रीम कोर्ट की सीट की, तो सुप्रीम कोर्ट की जो सीट होती है वो हमें न्यू दिल्ली में देखने को मिलती है। एंड ये जो सुप्रीम कोर्ट की सीट न्यू दिल्ली में देखने को मिलती है, ये पूरे देश के एक एपेक्स जुडिशियल अथॉरिटी की तरह कंसिडर की जाती है। बेसिकली हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट को ही सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है सारे देशवासियों को मानना पड़ता है, सारे सिटीजन्स को मानना पड़ता है, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो सभी को बराबर तौर पे मानना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि हम किसी यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन हम तक नहीं आएगा, या फिर हम एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो हम इस चीज़ से फ्री हैं। जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, जो जुरिस्डिक्शन किया जाता है वो सभी के लिए समान होता है, सभी के लिए बराबर होता है। अब यदि मैं आगे बात करूं यहाँ पे पावर्स एंड फंक्शंस की, तो सुप्रीम कोर्ट के जो पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है जुडिशियल रिव्यू। It acts as the protector of constitution by ensuring that laws passed by legislature are consistent with the constitutional principles। अब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, सबसे पहली बात तो हमारे संविधान का प्रोटेक्टर होता है, संविधान का रक्षक होता है, क्योंकि ये इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि पार्लियामेंट में यदि कोई लॉ इंट्रोड्यूस हो रहा है, कोई अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है, कोई बिल आ रहा है, तो वो हमारे संविधान को किसी भी तरीके से ठेस ना पहुंचाए, हमारे संविधान को एक तरीके से नुकसान ना पहुंचाए, संविधान में लिखी हुई बातों का हनन ना हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें कही गई हैं उन चीज़ों का सम्मान किया जाए, इसका ध्यान हमारे सुप्रीम कोर्ट रखते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कुछ गलत कानून जो है उन्हें पास कर दिया गया है, या फिर किसी भी तरीके के गलत अमेंडमेंट एक्ट को यहाँ पे पास कर दिया गया है जिसका इम्प्लीमेंटेशन कराने से हमारे संविधान में जो कही गई बातें हैं उनका अपमान हो सकता है, तो उस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार होता है, ये राइट होते हैं कि वो उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट को नल एंड वॉइड घोषित कर दें, यानी कि खारिज कर सकते हैं। ये राइट, ये अधिकार हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। एंड ये कौन कौन से आर्टिकल्स में ये बातें कही गई हैं ये हम आगे चल के ज़रूर डिस्कस करेंगे। नाउ The Supreme Court can declare a law unconstitutional if it violates the basic structure of the Constitution। अब यहाँ पे फिर से वही बात कही गई कि यदि कोई लॉ है जिसे पार्लियामेंट ने इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की है, पास हो चुका है, और वो लॉ हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उनके पास ये अधिकार है, ये राइट है कि वो उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट को, उस पर्टिकुलर लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि खारिज कर सकते हैं। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है संविधान का, इसके बारे में ऑलरेडी हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप जानना चाहते हैं तो हम उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप प्लीज़ जाके वहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर वाला वीडियो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगी अपीलेट जुरिस्डिक्शन की। अब अपीलेट जुरिस्डिक्शन क्या होता है, चलिए समझते हैं। हैंडल्स अपील्स इन सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस फ्रॉम लोअर कोर्ट इंक्लूडिंग हाई कोर्ट्स। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द कंट्री। अब देखिए, मान लीजिए मेरा कोई केस चल रहा है, पहले मैं उस केस को लेके जाऊंगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, जो हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनके पास। यदि वहाँ पे जो भी फैसला आता है, जो भी जुरिस्डिक्शन आता है कोर्ट का, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे न्याय की प्राप्ति हुई है, मुझे न्याय मिला है, देन उस कंडीशन में मैं जाऊँगी हाई कोर्ट के पास। अब जब हाई कोर्ट में मेरा मुकदमा चलता है, केस चलता है, और फिर भी मुझे लगता है कि जो रिज़ल्ट आया है वो सही नहीं है, वो फेयर नहीं है, जो हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है वो भी मुझे सेटिस्फाइंग नहीं लगता है, मुझे लगता है कि नहीं, मुझे अभी भी जस्टिस जो है वो प्राप्त नहीं हुआ, देन उस कंडीशन में मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जाके अपील कर सकती हूँ मेरे सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस या फिर किसी भी तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के रिगार्डिंग, कि प्लीज़ आप क्या कीजिए, मेरे इस केस को समझिए, मेरे इस केस का सल्यूशन दीजिए, क्योंकि जो लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट हुआ या फिर और कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट हुआ, वो इस चीज़ का फैसला नहीं सुना पा रहे हैं, या फिर हाई कोर्ट को भी ऐसा लगता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर केस चल रहा है, हमारे पास ये जो केस आया है ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, इसका फैसला तो अब सीधा सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए, हम इस केस का फैसला नहीं ले सकते, हम इस केस का फैसला नहीं सुनाना चाहते। देन उस कंडीशन में जो हमारा हाई कोर्ट होगा वो सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करेगा कि सर प्लीज़
आप ये जो केस है इसमें जुरिस्डिक्शन सुनाइए, इसमें आप अपना फैसला सुनाइए, आप इस केस को सॉल्व कीजिए। आपने देखा होगा हमारे देश में जब भी कोई कंट्रोवर्शियल केस होता है, कोई भी ऐसा मुद्दा, कोई भी ऐसा केस जिसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, या तो वो केस में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही होती है, बहुत डिबेट चल रही होती है, देश भर में उस चीज़ को लेकर आक्रोश पैदा हो जाता है। कई बार ऐसे कुछ हादसे हो जाते हैं हमारे देश में जिसके कारण पूरे देश में एक अनरेस्ट जनरेट होता है, लोग काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स होने लगते हैं। तो उन केसेस को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि भाई अब आप क्या कीजिए, आप इन केसेस को सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट या फिर कोई और लोअर कोर्ट उस चीज़ का फैसला आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं सुना सकता। देन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की यदि मैं बात करूं, इट रिजॉल्व्स डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स और बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 131। अब यहाँ पे बोला जाता है कि कभी दो स्टेट्स के बीच में लड़ाई झगड़े हो जा रहे हैं, या फिर किसी एक स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई डिस्प्यूट हो रहा है, कोई भी यहाँ पे हमें एक तरीके का मतभेद देखने को मिल रहा है, देन उस कंडीशन में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, ये उनके पास अधिकार होता है, पावर होती है कि वो इन दोनों का ही ये जो डिस्प्यूट है, ये जो लड़ाई है, उसे सॉल्व करवा सकें, उसे रिजॉल्व करवा सकें। और ये जो पावर है ना ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट को मिलती है अंडर आर्टिकल 131। यहाँ पे इस आर्टिकल का जो एक मेन मोटिव है वो ये है कि जो फेडरल रिलेशंस है ना स्टेट्स के साथ एंड स्टेट्स के सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, वो अच्छे तरीके से बने रहें, वो स्मूथ तरीके से फंक्शन करते रहें। क्योंकि अगर इनके जो आपस के रिलेशंस हैं, सेंट्रल स्टेट रिलेशन या फिर इंटर स्टेट रिलेशंस, अगर वो आपस में ख़राब होंगे तो इससे हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है, उसे नुकसान पहुंच सकता है। तो इन चीज़ों से हमारे देश को बचाने के लिए आर्टिकल 131 का इंट्रोडक्शन किया गया था। अब मैं बात करूंगी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में। अभी जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है ना, ये आता है आर्टिकल 143 के अंदर। अब आर्टिकल 143 हमसे क्या बोलता है कि कभी अगर राष्ट्रपति को लगता है कि मुझे किसी भी लॉ के मैटर में या फिर किसी और चीज़ में सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का सजेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है, ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, राष्ट्रपति को हमारे देश के एडवाइस प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे सलाह मशवरा दे सकते हैं। फिर इसके बाद दो द एडवाइस इज़ नॉट बाइंडिंग, इट ऑफन कैरीज सब्सटेंशियल वेट। अब देखिए, अब ऐसा कोई यहाँ पे हमें प्रोविज़न देखने को नहीं मिलता कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने जो एडवाइस हमें दे दी, अब मुझे वो एडवाइस माननी ही पड़ेगी। जी नहीं, ऐसे कोई कंपल्शन मुझे यहाँ पे इस आर्टिकल में देखने को नहीं मिलती कि भाई अगर आपने बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से कोई एडवाइस ली है तो अब आपको उस एडवाइस को फॉलो करना ही पड़ेगा, उस बात को मानना ही पड़ेगा। जी नहीं, मुझे यहाँ पर ऐसा कोई भी कंपल्शन इस आर्टिकल में देखने को नहीं मिलता है। अब मैं आगे बात करना चाहूँगी नेक्स्ट है हमारा रिट ज्यूरिसडिक्शन। रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड ये जो हम पांचों रिट्स होती है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इट इन्फोर्सेस फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो आर्टिकल 226 है ये हाई कोर्ट के कंटेक्स्ट में बात करता है, लेकिन अगर मैं आर्टिकल 32 की बात करूँ तो ये हमें सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में बात करता हुआ नज़र आता है, जहाँ पे सिटीज़न ऑफ इंडिया को ये परमिशन दी जाती है, ये बात इंश्योर की जाती है कि यदि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसी भी पॉसिबल वे में अफेक्ट हो रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है, या आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं उन्हें वायलेट किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं इस चीज़ की कंप्लेन लेकर कि भाई किसी भी अथॉरिटी ने, किसी ग्रुप ऑफ पीपल ने, किसी इंडिविजुअल ने आपके फंडामेंटल राइट को हार्म पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाया है। अब ये जो आर्टिकल 32 है इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ वाली बात यहाँ पे की जा रही है, इसके अकॉर्डिंग हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास 5 रिट्स प्रोवाइड की जाती हैं। इन 5 रिट्स को इशू करा के हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है सिटीजन्स के। अब इन 5 रिट्स के नाम है हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड स्टैट्यूटरी।
अब ये जो स्टैट्यूटरी है ना, यहाँ पे ये पांचों ही हमारी जो रिट्स हैं, इनके बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो में, एक स्पेशल वीडियो में इन रिट्स को डीपली डिस्कस करेंगे, बेटर डिस्कस करेंगे कि ये पांचों ही रिट्स क्या होती हैं, इन पांचों रिट्स को आप कैसे आसानी से लर्न कर सकते हैं। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे फोकस करने वाले हैं और इन रिट्स के बारे में हम फ्यूचर में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात की जा रही है, तो मेरा आपसे एक सवाल है कि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि फंडामेंटल राइट्स के कंसेप्ट से डील करता है। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द फंडामेंटल राइट्स? प्लीज़ टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब बताएंगे। तब तक के लिए आगे बात करेंगे। कुछ अलग की फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं हमारी जुडिशरी के, स्पेशली हमारे सुप्रीम कोर्ट के। वो क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ये कम्प्लीटली आज़ाद है। इनके पास जो फंक्शंस होते हैं, जो पावर्स होते हैं, उनका ये बिल्कुल आज़ादी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें किसी के भी अंडर में काम करने की ज़रूरत नहीं है। ना ही पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्हें अपने पावर्स, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने से रोक सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द ऑटोनॉमी ऑफ जुडिशरी थ्रू प्रोविजंस लाइक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फॉर जजेस। अब देखिए, हमारा संविधान जो है इस बात को इंश्योर करता है कि जो हमारी जुडिशरी की पावर्स हैं वो सिक्योर रहें। यहाँ पे उनकी पावर्स का कोई गलत इस्तेमाल ना हो और ना तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कोई और बोलना चाहिए गवर्निंग बॉडी, गवर्निंग अथॉरिटी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को रोक सके उनकी पावर्स, उनके फंक्शंस का सही इस्तेमाल करने से। इसके लिए यहाँ पे जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका एक फ़िक्स टेन्योर फिक्स किया जाता है कि भाई इसके पहले आपको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। इस चीज़ की जब तक आपके खिलाफ बहुत ही ठोस सबूत ना हो। यहाँ पे बेसिकली जो हमारे जजेस होते हैं उनको निकालने के लिए भी, उनकी पोस्ट से हटाने के लिए भी बहुत सारे प्रोविजंस प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जो बोलना चाहिए प्रोसीजर होता है वो इतना लंबा होता है, इतना वेल डिफाइन होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके पास पूरा अधिकार होता है अपने आप को उस पर्टिकुलर चीज़ से प्रोटेक्ट करने का। अब ये सारा जो प्रोसीजर होता है ये हम डिटेल्ड कोर्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को काफ़ी शॉर्ट रख रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये बातें डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके की चीज़ें होती हैं। वो सभी अगर आपको जानना है तो यू शुड विजिट द वेबसाइट ऑफ ब्रेनीपीडिया स्किल्स, where we will discuss about the Indian polity in a detailed manner and we will understand it in a better way. I really hope that you are getting all the points very clearly. Let's move to the next topic. अब यहाँ पे सैलरीज और अलाउंसेस जो होते हैं जजेस के, सुप्रीम कोर्ट के, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किए जाते हैं। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस। अब जो हमारी जुडिशरी होती है ये बिल्कुल ही अलग होती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से। ना तो इनका एग्जीक्यूटिव में आपको कोई रोल देखने को मिलेगा और ना ही लेजिस्लेटिव में। लेकिन हाँ, अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अपना काम जो है वो सही तरीके से नहीं करते हैं, काम में कोई भी गलतियां करते हैं, यानी कि लापरवाही कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, गलत तरीके से चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं, देन उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि वो उन्हें डांट सके, उन्हें सही रास्ता जो है वो दिखा सके। बेसिकली उनके लिए ये एक वॉच डॉग का काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये नज़र रखे हुए होते हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों पे ही, कि भाई जो एग्जीक्यूटिव वाली ब्रांच है गवर्नमेंट की वो भी सही तरीके से काम करे, वो भी सही तरीके से अपने फंक्शंस को परफॉर्म करे, और जो लेजिस्लेटिव वाली ब्रांच है वो भी सही तरीके की पॉलिसीज़ और अमेंडमेंट एक्ट्स का एक तरीके से बोलना चाहिए ड्राफ्ट सही तरीके से तैयार करे। हर कुछ अमेंडमेंट्स लेके ना आए, कोई गलत अमेंडमेंट लेके ना आए जिससे सिर्फ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रॉफिट मिले, बाकी लोगों को इससे कोई फ़ायदा ना हो। ऐसे किसी भी अमेंडमेंट एक्ट का इंट्रोडक्शन हमारे देश में ना हो, इस बात का ध्यान रखते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट। और कभी अगर इन्हें लगता है कि ऐसा कोई एक्ट आ गया है जिससे कि हमारे देश की जो शांति है वो भंग हो रही है, संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं, हमारे देश में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, देन उस कंडीशन में तुरंत इनके पास ये अधिकार होता है कि वो उस अमेंडमेंट एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो हमारे सुप्रीम कोर्ट होता है हमारे संविधान के गार्जियन के तौर पे भी कार्य करते हैं। गार्जियन के तौर पे जैसे कि हम जब छोटे होते हैं तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारी देखभाल करते हैं, या फिर हमारे जो बड़े होते हैं, बड़े रिश्तेदार होते हैं, वो हमारा ध्यान रखते हैं, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं।
कि हमें किसी चीज़ की कमी ना हो, कभी कोई चोट ना लगे, कभी कोई चीज़ हर्ट ना हो, हम सही तरीके से ग्रो करें, सही दिशा में मेहनत करें, ध्यान रखते हैं हमारे गार्जियन हमारा। ठीक उसी तरह हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी हमारे संविधान का उसी तरीके से ध्यान रखते हैं कि संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। हमारा जो संविधान में रखी हुई बातें हैं, जो कहे हुए प्रोविजंस हैं, वो सही तरीके से फॉलो हो, संविधान का किसी भी तरीके से अपमान ना हो। इन सारी ही बातों का ध्यान हमारे सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो रखते हैं। The Supreme Court is entrusted with the responsibility of upholding the Constitution, protecting fundamental rights, and ensuring that the powers are exercised within the constitutional boundaries. And इसके अलावा ये इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि कोई भी गवर्निंग बॉडी, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का गलत तरीके से इस्तेमाल ना करे, अपनी पावर्स एंड फंक्शंस को एक बाउंड्री में रह के, एक लिमिट में रह के यूज़ करे, ताकि जो संविधान है वो एकदम सही तरीके से फंक्शन करे, संविधान का जो सम्मान है, संविधान की जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे देश में बरकरार रहे। इसके अलावा बाइंडिंग अथॉरिटी कहा जाता है इन्हें, क्योंकि द डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल लोअर कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री। अब जो इनके डिसीजंस होते हैं ना, जो इनका ज्यूरिसडिक्शन होता है, वर्डिक्ट होता है, ये सारे ही लोअर कोर्ट्स को मानना पड़ता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या फिर कोई और सबऑर्डिनेट कोर्ट क्यों ना हो। हमारे देश में रहने वाले हर लोअर कोर्ट को हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है, जो बोलना चाहिए ज्यूरिसडिक्शन या वर्डिक्ट होता है, उसे मानना ही पड़ता है। उनके पास इतना अधिकार नहीं होता कि वो यहाँ पे इनके डिसीजन को ओवर रूल कर सके या फिर ये बोल सके कि नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन नहीं मानेंगे। It has the power to review its own judgment in exceptional cases. अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर होती है कि वो अपने स्वयं के जजमेंट को रिव्यू कर सके। मान लीजिए कभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई ज्यूरिसडिक्शन सुनाया है, कोई जजमेंट सुनाया है, लेकिन भविष्य में जाके उन्हें लगता है कि हाँ, हमारा ये जो वर्डिक्ट था, ये जो ज्यूरिसडिक्शन था, इसमें हम कुछ और अच्छे बदलाव कर सकते हैं, या फिर कुछ करेक्शंस की ज़रूरत है, या फिर समय के साथ इसमें हमें कोई बदलाव लाने की ज़रूरत है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस में वो अपने इस राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड अपने जो जजमेंट हैं उन्हें रिव्यू कर सकते हैं। उन्हें उनमें चाहे तो देख सकते हैं कि हाँ, कहीं हमने यहाँ कोई गलती तो नहीं करी, हम यहाँ पे चाहे तो कोई जो पॉसिबल चेंजेस है उन्हें बना सकते हैं। ये सारी ही पावर्स, ये सारी ही अथॉरिटीज़ यहाँ पे हमें सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में प्रोवाइड की गई हैं। अब अगर मैं बात करूँ आज के जो हमारी वीडियो थी, इसमें कुछ टॉपिक्स शायद से मिसिंग थे। पहला तो था कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसके लिए और जो रिट्स हैं उसके लिए हम अलग से एक वीडियो में डिस्कशंस करेंगे। कोशिश करूँगी एक बहुत इंटरेस्टिंग सा शॉर्ट वीडियो मैं आपके लिए रिप्रेजेंट करूँ, जिसमें हम काफ़ी इजीली न्यूमेरिक टेक्निक्स के द्वारा सारे ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड जो हमारे रिट्स हैं उन्हें लर्न कर सके। तो फिलहाल में मैं देखना चाहूँगी कि आज हमने कौन कौन सी बातें डिस्कस करी हैं। सबसे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देखा, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की जो लिस्ट थी हमने सिर्फ वो डिस्कस किया, आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक। देन हमने देखा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो हुआ 28 जनवरी 1950 में। इसके बाद मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था, वो ये था कि इंडिया में फेडरल कोर्ट का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो कौन से एक्ट के द्वारा हुआ था, क्योंकि फेडरल कोर्ट्स जो थे वो ब्रिटिश इंडिया में इस्टेब्लिश हो चुके थे। अब ऐसा कौन सा एक्ट था ब्रिटिश इंडिया का, ऐसा कौन सा एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था ब्रिटिश इंडिया में जिसके द्वारा हमें फेडरल कोर्ट्स का फॉर्मेशन इंडिया में देखने को मिला, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर आगे चल के मैंने एक और सवाल आपसे पूछा था, देखते हैं आगे क्या सवाल था। फिलहाल फिर हमने कंपोजिशन की बात करी, जो हमारा लोकेशन है सुप्रीम कोर्ट का वो डिस्कस किया। देन हमने यहाँ पे पावर्स एंड फंक्शंस को देखा, जिसमें सबसे पहले हमने जुडिशियल रिव्यू की बात की, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन को देखा, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के डिस्कस करें, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, कौन से आर्टिकल के अंडर मेंशन होता है, ये बातें हमने देखी। फिर हमने रिट ज्यूरिसडिक्शन की बात करी, जिसमें हमने देखा कि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में बात करता है एंड आर्टिकल 226 यहाँ पे हाई कोर्ट के कंटेक्स्ट में बात करता है। फिर अदर की फीचर्स देखे, जिसमें हमने देखा कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, वो यहाँ पे ना तो पार्लियामेंट ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए डिपेंडेंट है और ना ही उन दोनों से पूछ के कार्य करती है।
सैलरी अलाउंसेस देखे, हमने ये भी देखा कि यहाँ पे हमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से भी सेपरेशन देखने को मिलता है। फिर हमने देखा कि यहाँ पे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे संविधान के गार्जियन यानी कि पालक के तौर पे भी कार्य करते हैं। फिर हमने इनकी बाइंडिंग अथॉरिटी के बारे में बात किया। इस तरीके से हमारी आज की क्लास के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो यहाँ पे ख़त्म हुए। मैं उम्मीद करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए वो आपको समझ में आए होंगे। एंड आई गारंटी यू दैट कि I will definitely provide a short video for all of you where we will discuss about the important articles related to the Supreme Court, and also I will provide a short for the writs of Supreme Court, जहाँ पे जो पांचों writs होती हैं वो क्या होती हैं, कब कौन सी writ अप्लाई की जाती है, ये सारी ही बातें हम डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की चीज़ें आपको समझ में आई हो। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज हियर यू विल फाइंड all the videos of me relating to the Indian polity where we are discussing about it in an interesting way, and in most of the videos we are learning the articles of Indian Constitution with some interesting tricks so that you can learn it in a fun way. I really hope you are enjoying learning Indian polity from me because I myself love teaching Indian polity to all of you. Till then, stay healthy and stay happy. Thanks for watching.